हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आप फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो हमें ध्यान रखना है इस फेस्टिवल के समय के अंदर भी हमें अपनी स्टडी को जारी रखना है, ध्यान रखना है। और इसी स्टडी को ध्यान में रखते हुए वेद स्टडी ग्रुप आप सबके लेकर आया है घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कोर्स के साथ और गारंटीड कोर्स के साथ तैयारी करने का बेहतरीन मौका। तो बने रहिए हमारे साथ। इंडियन इकोनॉमिक पढ़ रहे थे हम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, यहां से क्वेश्चंस काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आप सभी को। मॉनेटरी पॉलिसी, पहली चीज तो ध्यान रखनी है, मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करती है, इसके लिए नियम कौन बनाती है? इसके लिए नियम बनाती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ये कैसी होती है? बाय मंथली होती है, 2 महीने की एक मौद्रिक नीति होती है। बात करें अगर हम इसके द्वारा आरबीआई कैसे क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके आरबीआई मार्केट के अंदर मनी सप्लाई, मुद्रा के प्रवाह को, मतलब मात्रा, मुद्रा की जो मात्रा है, जो मनी की सप्लाई है उसको कम या ज्यादा करता है कि मार्केट में मनी का जो फ्लो है वो ज्यादा करना है या कम करना है। इसके लिए आरबीआई के पास 6 टूल्स होते हैं, 6 हथियार हैं। ये सारे कौन कौन से हैं हमने पढ़े थे? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, आरआर रेपो रेट, बीआर बैंक रेट, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। उसके बाद हमने पढ़ा था आरआरआर रिवर्स रेपो रेट। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें हमको जो रेट लिखाए थे वो आप जब एग्जाम देने जाओ, आपका कोई भी एग्जाम हो इन फ्यूचर, तो आप उनको देखकर जाना कि करंट में वो क्या चल रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं रहते, ध्यान रखना, चेंज होते रहते हैं। आरबीआई मार्केट के अकॉर्डिंग इन्हें चेंज करता रहता है। क्लियर है सभी को? आप सभी को इसके बारे हम बात करते हैं। कुछ और डेफिनेशंस पूछी जाती है कई बार आपके कि शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं, इसके अलावा कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, कॉर्पोरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं। तो हेडिंग लिख लीजिए, शेड्यूल बैंक जिसे कहते हैं हम शेड्यूल बैंक, जिसे हम कहते हैं संगठित बैंक, जिसे हम क्या कहते हैं? संगठित बैंक कहते हैं। ध्यान रखना साथियों, अनुसूचित बैंक, शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक। और एक होते हैं नॉन शेड्यूल बैंक, जिसे हम कहते हैं गैर अनुसूचित बैंक। एक होते हैं शेड्यूल बैंक और एक होते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक ऐसे बैंक जिन पर आरबीआई का क्या होता है? नियंत्रण होता है, टू कंट्रोल दी आरबीआई। शेड्यूल बैंक जिन पर क्या होता है? आरबीआई का नियंत्रण होता है। कंट्रोल दी आरबीआई। और ये बैंक जो आते हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर जो बैंक आते हैं वो कैसे बैंक होते हैं? शेड्यूल बैंक होते हैं और इन पर आरबीआई का कंट्रोल होता है। आरबीआई इन पर क्या करता है? अपने रूल्स फॉलो करता है। इन बैंकों को आरबीआई के नियम, शर्तें, टर्म्स, कंडीशंस को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। एक होते हैं गैर अनुसूचित बैंक, जो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होते हैं।
आरबीआई के नियंत्रण में, आरबीआई के कंट्रोल में जो बैंक नहीं होते हैं, जैसे एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, ध्यान रखना है, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। ये बैंक क्या है, आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है। जो बैंक आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होते हैं वो कौन से बैंक होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, गैर अनुसूचित बैंक होते हैं। और जो बैंक आरबीआई के कंट्रोल में होते हैं, जो आरबीआई की रूल्स को फॉलो करते हैं, या जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934, आपको बताया था आरबीआई एक्ट 1934 आया था, जिसके द्वारा ही भारत देश के अंदर क्या की गई थी, केंद्रीकृत बैंक, सेंट्रल बैंक की क्या की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और आरबीआई की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो पहले था कैलकाटा, बाद में शिफ्ट हो गया मुंबई। तो कैलकाटा से मुंबई आरबीआई का हेड ऑफिस कौन से ईयर में शिफ्ट किया गया? तो आपको ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि आरबीआई का जो हेड ऑफिस जब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी उसकी, कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। उस समय इसका हेड ऑफिस था कैलकाटा के अंदर। बाद में इसका हेड ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया कहां पर साथियों, मुंबई के अंदर। तो आपको बताना है कि कैलकाटा से मुंबई आरबीआई का हेड ऑफिस कौन से ईयर के अंदर शिफ्ट किया गया था, कौन से वर्ष में उसे स्थानांतरित किया गया था, ये आपको मुझे बताना है। तो शेड्यूल बैंक समझ में आया, ऐसे बैंक जिन पर आरबीआई का कंट्रोल होता है, और नॉन शेड्यूल बैंक ऐसे बैंक जिन पर आरबीआई का कंट्रोल नहीं होता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है, ये आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है, ये इनके अपने ही रूल्स होते हैं, अपने ही रेगुलेशंस होते हैं। और शेड्यूल बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ध्यान रखना साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करें, एक आता है कमर्शियल बैंक, जिसे हम कहते हैं वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, ऐसे बैंक जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लाभ के लिए काम करते हैं, या ऐसे बैंक जहां पर आम आदमी का क्या खुलता है, खाता खुलता है। और ये बैंक का मेन मोटिव ही होता है प्रॉफिट कमाना। जैसे मैंने आपको बताया था, बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आपको बताया था मैंने, ये एक वित्तीय बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट है एक बैंक। और बैंक एक मीडिएटर है, ये भी मैंने आपको बताया था, मीडिएटर का काम करता है, जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं उससे पैसे ले लेता है, और जिसे पैसे की जरूरत होती है उसे पैसे लोन पर, बोरोवर्स को लोन पर दे देता है। तो बैंक क्या करता है, जिसको लोन पर पैसा देता है उससे इंटरेस्ट लेता भी है, और कुछ पैसा अपने पास रखकर इंटरेस्ट कुछ जो पैसे जमा कराकर गया है उसे भी देता है। तो बैंक ये सारा काम किसके लिए करता है, प्रॉफिट के लिए करता है, पैसों के लिए करता है। तो कमर्शियल बैंक या वाणिज्य बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो लाभ के लिए काम करते हैं, लाभ मतलब प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। लाभ के, इनका एक ही मोटिव होता है कि पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। दूसरे बात करें, एक होते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक, जिसे हम कहते हैं सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक ऐसे बैंक जिन पर क्या होता है, समाज के लिए काम करते हैं। ऐसे बैंक कौन से बैंक होते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए, जो समाज के लिए काम करते हैं। मतलब व्हाट इज सोसाइटी, सोसाइटी के लिए काम करते हैं ये।
कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे कैसे हैं? ध्यान रखना, कमर्शियल बैंक प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, ये बैंक ये पब्लिक व प्राइवेट दोनों हो सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट बैंक भी कमर्शियल बैंक हो सकते हैं और प्राइवेट बैंक भी कमर्शियल बैंक हो सकते हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक भी क्या है? कमर्शियल बैंक है। एसबीआई भी क्या है? कमर्शियल बैंक है। एचडीएफसी भी क्या है? एक कमर्शियल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक भी क्या है? कमर्शियल बैंक है। एक्सिस बैंक भी एक कमर्शियल बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी क्या है? एक कमर्शियल बैंक है। चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, लेकिन दोनों को रेगुलेट कौन करती है? दोनों को रेगुलेट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या करती है? रेगुलेट करती है। और दोनों को ही काम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। और ये जितने भी पब्लिक बैंक है चाहे वो प्राइवेट बैंक है, ये दोनों बैंक कैसे होते हैं? शेड्यूल बैंक होते हैं, अनुसूचित बैंक होते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों ही बैंक कैसे होते हैं? शेड्यूल बैंक होते हैं, जो आरबीआई के कंट्रोल में काम करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक है तो प्राइवेट, लेकिन इसको गाइडलाइन किसकी माननी पड़ती है? आरबीआई की माननी पड़ती है। आपने देखा होगा, जैसे अगर बात करें, हमारे शहर के अंदर, सिटी के अंदर बहुत से स्कूल होते हैं या बहुत सारे कॉलेज होते हैं। कॉलेज प्राइवेट भी हैं और कॉलेज गवर्नमेंट भी हैं, लेकिन आपने देखा होगा इन दोनों को कंट्रोल करती है यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी है उस सिटी के अंदर या उस स्टेट के अंदर, जो भी यूनिवर्सिटी काम करती है, विश्वविद्यालय जो काम करता है, वो इन दोनों को क्या करता है? रेगुलेट करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि प्राइवेट के अंदर हमें अच्छी सुविधाएं मिलती है, अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, हमें बढ़िया तरीके से हमें टीचर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो हमें प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स करवाते हैं। थोड़ी फीस ज्यादा होती है। वहीं गवर्नमेंट में चले जाओ तो वहां के जो फैसिलिटीज कम होती है, फीस कम होती है, टीचर्स इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, कई बार स्टूडेंट्स भी अपना कॉपरेट कम देते हैं। तो दोनों को रेगुलेट करती है, दोनों को एग्जाम यूनिवर्सिटी करवाती है एक साथ, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है। उसी प्रकार से चाहे बैंक प्राइवेट है चाहे बैंक गवर्नमेंट का है, दोनों ही कैसे हैं? कमर्शियल होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? शेड्यूल बैंक होते हैं, क्योंकि किसके अंडर में काम करते हैं? आरबीआई के अंडर में काम करते हैं। और कॉर्पोरेटिव बैंक जो समाज के लिए काम करते हैं, स्टेट के लिए काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी क्या करते हैं? ये काम करते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। डेफिनेशन पूछ लेते हैं कई बार, क्योंकि हमने जो आपको बताया था मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें हमने बार बार जिक्र किया था प्रत्येक कमर्शियल बैंक का, प्रत्येक वाणिज्य बैंक का। तो लोन्स कौन देते हैं? मोस्टली वो देते हैं वाणिज्य बैंक, जो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। बात समझ में आई आप सभी को? चलिए, इसके बाद बात करें हम एसबीआई की। यहां से क्वेश्चन पूछने के चांस भी काफी हैं, क्योंकि ये जो साल था बैंकिंग के लिए काफी कुछ था। बैंकिंग के अंदर बहुत सी चीजों को मर्ज कर दिया गया, बैंक के एसोसिएट्स को मर्ज कर दिया गया, बैंक के कुछ नए चेयरमैन आए, और एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा, ध्यान रखना है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है। भारत का सबसे अधिक ब्रांचेस वाला बैंक कौन सा है? एसबीआई। सबसे ज्यादा ट्रस्टफुल बैंक कौन सा है? अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो वो है एसबीआई। ट्रस्ट की बात करें तो एसबीआई की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका डेफिनेशन, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम एक हिस्ट्री में जाते हैं इसकी, कि भारत देश के अंदर आपको मैंने बताया था कि सबसे पहला ओपन होने वाला बैंक था कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान सा 1770 के अंदर बैंक खुला। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट हर एक प्रेसिडेंसी के अंदर अपनी बैंक ओपन करने लग गई, तो उन्होंने बैंक ओपन किया 1806 के अंदर। एक बैंक था, इसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल।
फिर बैंक खुला 8040 के अंदर, बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर बैंक खुला 8043 के अंदर, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास। बैंक खुलते गए काफी मात्रा के अंदर। आपको बताया था धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर लॉस में जाने लगा, क्योंकि बैंक भारत देश के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हो गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत देश के अंदर बैंकिंग प्रॉब्लम ईयर बनाया गया, क्योंकि आपको बताया था 1913 से लेकर 1917 तक भारत देश के अंदर कोई बैंक नहीं खोला गया था। बैंक लॉस में जाने लगे तो कुछ बैंक बंद होने लगे और कुछ बैंक क्या हो जाते थे, मर्ज हो जाते थे। होता है ना कई बार कि हम बैच को मर्ज कर देते हैं कई बार, या उसी प्रकार से बैंक को जब लॉस में जा रहे हैं बैंक को मर्ज कर देते हैं। मर्ज का मतलब 3 बैंक हैं, इन तीनों बैंकों को जोड़कर एक नया बैंक बना दिया, मर्ज कर एक नया बैंक बना दिया। तो आता है इन तीनों को मर्ज कब किया गया, 1921 के अंदर, 1921 के अंदर इन तीनों बैंकों को मर्ज कर एक नया बैंक बनाया गया, जिसका नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल का मतलब होता है ब्रिटिश साम्राज्य का बैंक था ये, लिख लीजिए। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 से बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 के अंदर बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक लॉस में जाने लगे, जिसके कारण इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 के अंदर एक नया बैंक बनाया गया। उस नए बैंक का नाम क्या रखा गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और उस समय का ये भारत का सबसे बड़ा बैंक था। उस समय का तो 1921 के अंदर जब इसे बनाया गया, उस समय भारत का सबसे बड़ा जो बैंक था वो कौन सा था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही था। आरबीआई की स्थापना से पहले बात करूं, आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1935 के अंदर। उससे पहले इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा जाना जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जाना जाता था। देश आजाद होने के बाद भारत सरकार ने क्या किया, इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या किया, नाम चेंज कर दिया और साथ के साथ इसका क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन भी कर दिया। तो लिख लीजिए आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से इसका नाम रखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई, A.D. गोरेवाला, A.D. गोरेवाला कमेटी। A.D. गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, A.D. गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से नाम बदलकर क्या नाम रख दिया इसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखनी है ये चीज। A.D. गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पर, इसकी सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या रख दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और उसी दिन इसका क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया, गठन कर दिया गया। तो इसी से क्वेश्चन बनता है कि एसबीआई डे कब बनाया जाता है। आपको मैंने बताया था एसबीआई डे बनाया जाता है 1 जुलाई को बनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 1955 को क्या हुआ था, एसबीआई का गठन किया गया था और एसबीआई का नाम भी चेंज किया गया था। एसबीआई का हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर। एसबीआई का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था। तो पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था, मेरे साथ रिपीट करिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, 1921 में की गई।
और इसका नाम चेंज कब किया गया? 1 जुलाई 1955 को किया गया। अगर मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज किया गया। तो एसबीआई का जो नाम चेंज किया गया था उस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है कि जब इसका नाम चेंज किया गया था उस समय भारत के अंदर कौन सी पंचवर्षीय योजना, कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? यह आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। याद हो जाएगा आपको यहां तक? एसबीआई से करंट का क्वेश्चन आपके बनेगा तो क्या बनेगा? एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? जी हां, एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई है। दूसरी चीज अगर मैं पूछूं, भारत का सबसे बड़ा ट्रस्ट बैंक कौन सा है, विश्वासपूर्ण बैंक कौन सा है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, वो कौन सा है आपका? एसबीआई है। कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगर मैं पूछूं भारत के अंदर सबसे अधिक शाखाओं वाला, ब्रांचेस वाला बैंक कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों एसबीआई होता है, ध्यान रखना है। और करंट का क्वेश्चन है, एसबीआई के भी रिसेंटली वर्तमान में नए चेयरमैन बने हैं, तो बने हैं दिनेश कुमार खरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा ये बने हैं एसबीआई के न्यू चेयरमैन, नए अध्यक्ष बने हैं ये भी। अगर आपसे ये पूछें कि किसके स्थान पर बने हैं एसबीआई के नए चेयरमैन, तो इससे पहले थे रजनीश कुमार। आप ओल्ड भी ध्यान रखिए, ओल्ड नेम कौन थे? रजनीश कुमार थे साथियों, ध्यान रखना है, रजनीश कुमार। पुराने जो थे इनसे पहले रजनीश कुमार का स्थान लिया है और अब नए बन गए हैं दिनेश कुमार खरा। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बन चुके हैं। नोट कर लीजिए आप इसे, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोशिश क्या करो, नोटबुक पेन लेके बैठा करो और चीज नोट करा करो, अपने खुद के नोट्स बनाया करो आप, ठीक है? क्योंकि आप खुद के चीजें नोट्स बनाओगे उतना आपको याद होगा। याद हो जाएगा आपको साथियों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर बात करें कौन से 3 बैंकों को किया गया? 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 के अंदर किया गया बैंक ऑफ मद्रास। बैंक घाटे में जाने की वजह से इन तीनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। मर्ज कब किया गया? 1921 के अंदर इन्हें मर्ज कर दिया गया और एक नया बैंक बनाया गया, क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना से पहले भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई नाम रखा गया? एडी गोरेवाला कमेटी की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से इसका नाम चेंज कर क्या रखा गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया। एसबीआई का हेड ऑफिस कहां पर है साथियों? मुंबई में है। कहां पर है साथियों? मुंबई में है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बने हैं दिनेश कुमार खरा बने हैं। किसके स्थान पर बने हैं? रजनीश कुमार के स्थान पर बने हैं। याद रखिए नाम, एसबीआई के चेयरमैन कौन बने हैं? दिनेश कुमार खरा बने हैं। एसबीआई के चेयरमैन कौन बने हैं? दिनेश कुमार खरा बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा तो क्या है, अब पूछा जा सकता है क्योंकि करंट की बड़ी अपॉइंटमेंट है ये एसबीआई की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करें, भारत देश के अंदर पहले सारे प्राइवेट बैंक तो नहीं होते थे, पब्लिक सेक्टर बैंक ही होते थे, क्योंकि जितने भी बैंक थे भारत सरकार ने उन्हें अपने अंदर कन्वर्ट कर लिया। आपको मैंने बताया था पहली बार भारत के अंदर 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का क्या किया गया साथियों? राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को फिर 6 और बैंकों का क्या किया गया साथियों? नेशनलाइजेशन किया गया। टोटल बैंक कितने हो गए साथियों? 20 टोटल बैंक हो गए, 20 नेशनलाइज्ड बैंक हो गए, राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए जो गवर्नमेंट के अंडर में थे। लेकिन कुछ बैंक होते हैं कि लॉस में चले जाते हैं, वो किसी और बैंक के साथ मर्ज हो जाते हैं। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, एक बैंक था, मैंने आपको जो लिखवाया था यहां पर, एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया।
न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। मर्ज का मतलब होता है किसी और बैंक के साथ इसका विलय कर दिया गया, इसके साथ मिला दिया गया, विलय कर दिया गया। किस बैंक के साथ इसे मर्ज किया गया था, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ध्यान रखना है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ इसे क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। और पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कब किया गया, यह मर्ज किया गया था 4 सितंबर 1993। 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के अंदर क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, विलय कर दिया 4 सितंबर 1993 को। ध्यान रखनी ये चीज भी आपने। क्लियर है यहां तक? आपको बताया था 1981 के अंदर हमारे भारत देश के अंदर एलपीजी पॉलिसी आ गई थी कि हम भारत देश के अंदर प्राइवेट चीजों को भी धीरे धीरे लेकर आएंगे। तो एक कमेटी बनी 1991-92 के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है, बहुत बार पूछी है। 1991-92 के अंदर बनी नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन समिति। क्वेश्चन ये पूछा जाता है नरसिम्हन कमेटी का संबंध किससे था, तो इसका संबंध था भारत देश के अंदर बैंकिंग सुधार से संबंधित कमेटी थी ये। नरसिम्हन कमेटी का संबंध था बैंक में सुधार के लिए। इसका नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट बनी थी, फिर एक सेकंड ही बनी थी। तो इसका मोटिव लिख लीजिए, उद्देश्य था भारत देश के अंदर, भारत देश में बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना। मतलब भारत देश के अंदर जो बैंकिंग का जो सिस्टम था ना, कोई सिस्टम नहीं था, सब चीजें प्राइवेट के हाथ में थी। प्राइवेट बैंक वाले अपनी मनमर्जी करने लग गए थे, उन पर कोई कंट्रोल आरबीआई का तो था, लेकिन एक कंपटीशन लाइन जो थी हमारे देश की, जो इकोनॉमिक थी वो कैसी थी, मिक्स्ड इकोनॉमिक थी। लेकिन 1990 तक आते आते भारत देश मिक्स्ड इकोनॉमिक से समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमिक तक कन्वर्ट होता जा रहा था। सरकार हर चीज अपने अंडर में लेना चाहती थी, बैंकिंग सेक्टर को अपने अंडर में ले लिया। जिसके बाद क्या हुआ, भारत देश के अंदर जो विकास था वो रुकने लगा, या इतनी तेज गति से विकास नहीं हो रहा था। तो भारत देश के अंदर फिर क्या किया गया, नरसिम्हन कमेटी आई, इसने कहा कि भारत देश के बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या है, चेंजमेंट की जरूरत है। इस चेंजमेंट के कारण ही क्या हुआ था, भारत देश के अंदर 10 प्राइवेट बैंकों की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 1994 के अंदर, 1994 में आरबीआई द्वारा भारत में 10 प्राइवेट बैंक ओपन किए गए। ध्यान रखना, नरसिम्हन कमेटी किस पर्पज के लिए थी, बैंकिंग सिस्टम में सुधार लाने के लिए, चेंजमेंट लाने के लिए। इसी कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई के द्वारा भारत देश में 1994 के अंदर 10 प्राइवेट बैंक की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इसमें आपने नाम सुना होगा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। तो ये सारे क्या है, भारत देश के अंदर प्राइवेट बैंक हैं। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, ये सारे कैसे बैंक हैं, प्राइवेट बैंक है। कंट्रोल आरबीआई का ही होता है, लेकिन ये प्राइवेट है। और एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे बैंक कैसे हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड बैंक हैं। ध्यान रखना ये चीज आप। इसके बाद फिर कमेटी बनी नरसिम्हन कमेटी 2 1998 99 में, 1998 99 के अंदर फिर बनी एक कमेटी नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी सेकंड। नरसिम्हन कमेटी क्या बनी, सेकंड बनी। ये भी किसके लिए थी, बैंकिंग सुधार के लिए थी। ये भी किसके लिए थी, बैंकिंग सुधार के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए थी, बैंकिंग सुधार के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए। और इसके अंदर क्या किया गया, 2004 के अंदर 2 बैंकों को लाइसेंस दिया गया। 2004 में आरबीआई द्वारा
भारत में 2 और प्राइवेट बैंक ओपन किए गए, निजी बैंक ओपन किए गए। 2 और प्राइवेट बैंक ओपन किए थे, ध्यान रखना है। वो बैंक थे यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। यस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। इतना आपके बारे में आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता बैंक का, आपसे कमेटी से रिलेटेड होता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं नरसिम्हन कमेटी का संबंध किस पर्पज के लिए था? तो बैंकिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बैंकिंग के सुधार के लिए क्या था? नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी। तो इसमें एक बैंक ओपन किया था यस बैंक और एक बैंक था कोटक महिंद्रा बैंक। आपको कमेटी याद रखना है कि वो कमेटी किस पर्पज के लिए बनाई गई थी। जैसे अगर मैं बात करूं, हिल्टन यंग कमेटी का संबंध किससे था? भारत देश के अंदर आरबीआई की स्थापना से संबंधित थी। नरसिम्हन कमेटी का संबंध किससे था? तो बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए। उसके बारे में आपको कहूं, ए डी गोरेवाला कमेटी का संबंध किससे था? कि एसबीआई का नाम चेंज करने से। ऐसे ही आपके सामने काफी सारी कमेटियां आएंगी, जैसे सुरेश तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे था? डीटी लक्कड़वाला कमेटी का संबंध किससे था? ऐसे कमेटियां काफी बनती गई जो देश के अंदर डेवलपमेंट करने का प्रयास करती है। कमेटी क्यों बनाई जाती है? क्या होता है कि जैसे देखो, घर में भी मान लो एक शादी, एग्जांपल समझते हैं। अब घर में शादी है, इतना सारा काम करना होता है, शॉपिंग भी है, हलवाइयों का काम भी है, बैंड बाजे बारात बुक करनी है, सभी तरह के काम होते हैं। अब एक अकेला व्यक्ति तो सारे काम नहीं कर सकता ना। तो घर के जो हेड होते हैं, घर का जो मुखिया होते हैं, दादाजी हैं या हमारे ताऊ जी हैं या पापा जी हैं, बड़े पापा हैं, वो क्या करते हैं कि एक कमेटी बना लेते हैं भी। 4-5 लेडीज की एक कमेटी बना दी भी। आप लेडीज का 4 लेडीज या 5 लेडीज का काम क्या रहेगा? शॉपिंग का काम रहेगा। आप ज्वेलरी वगैरह या कपड़ों की शॉपिंग आपके हाथ में है। घर के जो बड़े बच्चे हैं उनके हाथ में कैटरिंग वगैरह का काम दे दिया कि आपका जो 5-10 बच्चे हो, आप जितने भी, आपका काम रहेगा कैटरिंग का रहेगा। और घर के जो बड़े और जेंट्स हैं उनका काम दे दिया आपने, ध्यान वगैरह रखना है, कार्ड वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हमने क्या बना दी, पूरा प्रोग्राम को बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए छोटी छोटी कमेटियां बना दी। तो उस पर्टिकुलर कमेटी का काम उस पर्टिकुलर काम के लिए किया जाएगा। तो उसी प्रकार से नरसिम्हन कमेटी का पर्पज क्या था? कि हमें भारत देश के अंदर बैंकिंग सिस्टम में चेंजमेंट लाने की क्या है? जरूरत है। ध्यान रखना, कमेटी क्यों बनाई जाती है? इस पर्पज के लिए बना दी जाती है। क्योंकि भारत सरकार के लिए कितना काम करेगी? तो किसी भी जांच करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके अंदर, कमेटी के अंदर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस जो रिटायर्ड होते हैं उनको शामिल किया जाता है, या जो अर्थशास्त्री होते हैं, रिटायर होते हैं, या मतलब उस काम के जो एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं, उनको लेकर एक कमेटी बना दी जाती है कि आपका ये काम है इस पर्पज के लिए। ध्यान रखना ये चीज, कमेटी क्यों बनाई जाती है। उसके बाद फिर 2013-14 के अंदर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2013-14 के अंदर एक फिर कमेटी बनाई गई, विमल जालान कमेटी। विमल जालान कमेटी जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 2012-13 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी, विमल जालान कमेटी। विमल जालान कमेटी बनाई गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये किस पर, ये बैंकिंग सुधार से संबंधित थी। बैंकिंग सुधार के लिए संबंधित थी ये कमेटी भी। बैंकिंग सिस्टम के अंदर चेंजमेंट के लिए, बैंकिंग सुधार से संबंधित थी। ध्यान रखना। और इस कमेटी की सिफारिश पर भारत देश के अंदर 2 और प्राइवेट बैंक की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। एक बैंक था बंधन बैंक और एक बैंक था आईडीएफसी बैंक। एक बैंक था बंधन बैंक और एक बैंक था आईडीएफसी बैंक। एक बैंक था बंधन बैंक और एक बैंक था आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिख लीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ध्यान रखनी है आपको ये चीज। तो विमल जालान जो कमेटी थी, ये भी बैंकिंग सुधार से क्या थी? संबंधित थी। नरसिम्हन कमेटी का संबंध भी किससे था? बैंकिंग सेक्टर के अंदर सुधार से संबंधित था। आशा करता हूं आपको ये चीज सारी समझ में आएगी। बैंकिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। आज का टॉपिक आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि मनी सप्लाई,
जो आपने देखा था मुद्रा, जो मनी होती है, मनी सिस्टम क्या होता है, भारत के अंदर मनी सिस्टम की स्टार्टिंग कैसे हुई, कब सिक्के ढाले गए, कब भारत के अंदर करेंसी नोट प्रिंट किए गए, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए आपके इतना ही। धन्यवाद साथियों, स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।